गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम इस महीने के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी का करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप इसको पढ़िए और इसके साथ और भी जो फैक्ट आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से संबंधित जो भी बातें आ रही हैं उसको आप लिखिए। उसी से जुड़े हुए प्रश्न आपका परीक्षा में पूछे जाएंगे जो स्टैटिक जीके के होंगे। और साथ ही साथ इस जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको आप जरूर पढ़िए और साथ ही साथ उसको लिखिए भी। लिख करके महीने दिन का मैगजीन तैयार हो जाएगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और एक बार पढ़ने का दबाव भी नहीं बनेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है ना? बात किया जा रहा है यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जा रही है। देखो यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वाला है, शुरुआत हो रहा है 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 तो अब देखेंगे, है ना। और इसका कौन सा संस्करण है? 5वां है। शुरुआत हुई थी 2018 से, 2018, 19, 20, 21, 22, है ना। तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है 5वां संस्करण। और 5वां संस्करण शुरुआत हुई है 30 जनवरी, आप याद रखेंगे 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक 13 दिनों तक चलेगा। 13 दिनों तक, है ना। तो 13 दिनों तक ये चलेगा। याद रखिएगा कि कब से कब तक हो रहा? 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक 13 दिनों तक ये चलेगा। और ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होगा। कितने शहरों में? तो 8 शहरों में। आप ये भी याद रखेंगे 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 8 शहर कौन कौन से हैं? तो इसका जो 8 शहर जो हैं वो हैं भोपाल, इंदौर, भोपाल, आप सभी लोग ये नाम लिख लेंगे। इंदौर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, 3 हो गया। ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट और खरगोन। बालाघाट और खरगोन में। तो इन 8 शहरों में आयोजन होगा इनका। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंडला, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट और खरगोन में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। पहली बार वाटर स्पोर्ट अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलालम और तलवारबाजी इस संस्करण के हिस्से होंगे। पहली बार 3 खेल शामिल किए गए हैं। 3 खेल पहली बार शामिल किए गए, पहली बार, है ना। तो 3 खेल जो हैं वो पहली बार कौन कौन से? वाटर स्पोर्ट जिसको बोलते हैं कयाकिंग, कैनोइंग, कैलो सलालम, और एक है तलवारबाजी, है ना। तो 3 खेल जो है पहली बार, है ना, ये खेले इसमें नए जोड़े गए हैं। पहली बार वाटर स्पोर्ट अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग हम वाटर स्पोर्ट भी बोलते हैं, कयाकिंग, कैनोइंग को, है ना। ये चीज है। एक खेल जो साइकिलिंग जो होगा ना वो दिल्ली में होगा। साइकिलिंग जो होगा, ये गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा। साइकिलिंग दिल्ली में होगा। तो इसको आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। साइकिलिंग दिल्ली में होगा। तो 30 जनवरी से 23 जनवरी 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक 13 दिनों तक चलने वाला
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जा रहा है। चौथा खेलो इंडिया गेम जो है हरियाणा में आयोजित किया गया था। 2018 से ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। 2018 से पहला जो आयोजित हुआ था दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से अलग अलग राज्यों में होता रहा है। चौथा जो हुआ था हरियाणा में हुआ था। 2018 से ये गेम शुरू हुए हैं। भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको किया जा रहा है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल है ये, और इसको आप याद रखेंगे, इस पर और पढ़िएगा। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ा हुआ। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे। 3 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 3 नए खेल शामिल किए गए हैं। 27 खेल इसमें खेले जाएंगे। कितने खेल खेले जाएंगे भाई? इसमें 27 खेल खेले जाएंगे। 27 खेल शामिल किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। जिसमें 6303 अंतर्राष्ट्रीय और 1089 राष्ट्रीय ऑफिशियल्स इस गेम का हिस्सा होंगे। तो इस तरीके से खेलो इंडिया गेम जो है एक बड़े लेवल पर खेला जा रहा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर बी। अगला देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप का हमारा स्पेशल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर जाइए और सर्च करिए 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, है ना। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 15वां संस्करण है, और इस संस्करण का जो विजेता है वो है जर्मनी। जर्मनी ने जीता है। इस संस्करण के विजेता कौन है? जर्मनी इज द राइट आंसर। सीएल कैरियर एकेडमी चैनल पर 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का पूरा डिटेल में है, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसको पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी। जर्मनी ने किसे हराया? तो जर्मनी ने हराया है बेल्जियम को। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। बेल्जियम को हराया, है ना। बेल्जियम को हराया, और जर्मनी जो है तीसरी बार खिताब जीता। थर्ड तीसरी बार खिताब जीता है जर्मनी ने। खिताब जीता है ना। 2002 और 2006 में भी जीत चुका है। तो 2002 और 2006 में भी जर्मनी जीत चुका है। तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। कहाँ हुआ? तो ओडिशा भारत में हुआ इसका आयोजन। ओडिशा भारत में आयोजन हुआ। ओडिशा भारत में आयोजन किया गया, और 2 में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में इसका आयोजन हुआ। 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक 13 जनवरी से 29 जनवरी तक हुआ। 29 जनवरी को फाइनल हुआ। बिरसा मुंडा स्टेडियम में जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत जो है इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। इसमें संस्करण 16 टीमें, है ना। शुभंकर जो था ओली था। शुभंकर क्या था? ओली। शुभंकर जो था ओली था। तो ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए। इनसे पूरे जो है सर्वश्रेष्ठ फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को दिया गया, है ना। पहले नंबर की गोल्ड मेडल जर्मनी, दूसरे नंबर पर बेल्जियम रजत पदक, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान 9वें नंबर पर रहा। भारत 9वें नंबर पर रहा था, है ना, अर्जेंटीना के साथ। तो ये ध्यान रखेंगे। और खेल की शुरुआत अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से हुआ। 13 को भारत और स्पेन के बीच भी मैच हुआ, जिसमें भारत ने स्पेन को हरा दिया। भारत इस टूर्नामेंट को हॉकी विश्व कप 1975 मलेशिया में जो हुआ था 1 बार जीता है, ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान जो है 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पूरा उस वीडियो से आप कर लेंगे, और इसको बड़े अच्छे से आप लोग तैयार भी करेंगे। शानदार तरीके से आप इसको तैयार करिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भारतीय, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, तो इसका नाम हो जाएगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, बी बिल्कुल सही जवाब है। अभी देखेंगे जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा था, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ में जो T20 मैच हुआ उसमें युजवेंद्र चहल ने जो है विकेट लिया और इनके विकेटों की संख्या हो गई 91 विकेट लिया इन्होंने, 91 विकेट लिए हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में युजवेंद्र चहल पहले नंबर पर हैं, इन्होंने 91 विकेट लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 91 विकेट आप जरूर याद रखेंगे, 91 विकेट इज द राइट आंसर T20 क्रिकेट में। 91 विकेट लिया इन्होंने, भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया। भुवनेश्वर कुमार के 90 विकेट हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, भुवनेश्वर के 90 विकेट है। युजवेंद्र चहल 75 T20 इंटरनेशनल मैच 74 पारी में, 75 मैच की 74 पारियों में 91 विकेट लिए हैं, है ना। दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार है, 87 मैच की 86 पारियों में 90 विकेट। दूसरा सेकंड भुवनेश्वर कुमार 90 विकेट, ये भी याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार है 90 विकेट। तीसरे नंबर पर आर अश्विन 72 विकेट, जसप्रीत बुमराह चौथे नंबर पर 70 विकेट और हार्दिक पांड्या 65 विकेट। तो ये विकेट लेने का मामले में जो है ना, ये इनकी भारत में स्थिति है। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षक जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है ना। किस राज्य की सरकार ने? तो किस राज्य की सरकार ने, राज्य नहीं, जबकि यहाँ पे आएगा केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। जीवन विद्या शिविर जिसमें शिक्षकों और बच्चों में एक तालमेल बैठाया जा सके और शिक्षक जो है अधिक से अधिक सीख सकें, जिससे बच्चों को क्या किया जा सके और बेहतर तरीके से ट्रेंड किया जा सके। दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। ये क्या है? दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ने त्यागराज स्टेडियम में, और कहाँ आयोजन हुआ? आयोजन CRT ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया था। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा यह आयोजन किया गया। और यह आयोजन कहाँ? 28 जनवरी से 1 फरवरी तक हुआ था। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया, है ना। 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया। 4000 शिक्षकों ने भाग लिया इसमें, लगभग 4000 शिक्षकों ने भाग लिया। 4000 शिक्षकों ने भाग लिया, ये भी याद रखेंगे। 4000 शिक्षकों के द्वारा इसमें भाग लिया गया, है ना। तो ये एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए होगा, आप इसको पढ़ेंगे।
संपूर्ण जीवन को समझने का प्रस्ताव वास्तविकता और मानव अस्तित्व से सभी पहलू स्पष्ट प्रदान करना है। यह जागरूकता और चेतना के विकास के माध्यम से बहुआयामी द्विभाजन समस्याओं के समाधान के लिए, तो ये इसका बहुत सारा अस्तित्व है। जीवन विद्या शिविर ये नागराज के सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित एक अस्तित्व कार्यशाला है, जिसमें संपूर्ण जीवन को समझने का प्रस्ताव और वास्तविकता और मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं पर व्यापक दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। तो इस शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने इसमें भाग लिया। G20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप G20 ग्रुप 20 की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा, और किसकी? ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब होगा बी, बेंगलुरु इसका सही जवाब होगा। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में की जाएगी। जबकि आप जानिएगा इस साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 5 से 7 फरवरी तक इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में। 5 से 7 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। G20 देशों और अतिथि देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। तो ध्यान रखें G20 के अलावा ये सब भी इसमें भाग लेंगे। और इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयासों को इन्फोसिस ग्रीन बिल्डिंग कैंपस और पावागढ़ में मेगा सोलर पार्क का दौरा भी ये लोग करेंगे। इसमें क्या चर्चा होगा? ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकी की अंतराल, ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करने का रोड मैप तैयार करना। तो इन सारी चीजें जो है इसमें बैठक होगी, तो इसके लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि G20 एनर्जी से संबंधित इस पर बैठक होगी। बेंगलुरु कर्नाटका, जो बेंगलुरु का है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है ना, कर्नाटक की राजधानी भी है बेंगलुरु। 5-7 फरवरी 2023 तक इसकी बैठक बेंगलुरु में होगी। ऊर्जा पर G20 देशों की बैठक होगी, उस पर बात होगा। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? तो जो है ये BK पांडियन, इसका सही जवाब हो जाएगा BK पांडियन इज द राइट आंसर। ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से हैं, है ना। और उड़ीसा के जो है खेल सचिव भी हैं BK पांडियन। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। इसको बोलते हैं FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, है ना। इस पुरस्कार को क्या बोला जाता है? FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड भी कहा जाता है इसको। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड भी इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला का फाइनल में FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव BK पांडियन कौन है? उड़ीसा मुख्यमंत्री के सचिव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं। सचिव को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, इसी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को ही बोला जाता है FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने सम्मानित किया।
तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जब अभी जो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 हुआ तो उसके फाइनल मैच के दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं बीके पांडेयन, तो हॉकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए, महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं तैयब यहाँ पे तैयब रहेगा, तैयब इकराम ने उनको बीके पांडेयन को सम्मानित किया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इंटरनल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भारत में हॉकी को रेगुलेट करने के लिए हॉकी इंडिया है, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो हैं दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। अभी भारत जो है भारतीय टीम के हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो थे मनप्रीत सिंह पंवार, है ना। भारतीय हॉकी टीम 9वें नंबर पर रही। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? वंचित लड़कियों को सक्षम बनाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने क्या शुरू किया है? तो एक अभियान शुरू किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वंचित लड़की जैसे होती है, जो निचले तबके के हैं, जिनको सुरक्षा या उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया न हो पाती, तो उन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, मेक द अंडर प्रिविलेजेस गर्ल सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ रिलायंट, है ना। सिर्फ रिलायंट एंड सेल्फ रिलायंट इनको बनाने जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह शुरू किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए शुरू किया गया? आराम से कर सकते हो, आपकी लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत काम करेगा। ये कितने? 746, उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, है ना, बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत काम करेगा। विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल के तहत काम करेगा। पहल के तहत कार्य करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो समग्र शिक्षा अभियान है आरोहिणी पहल के तहत ये काम करेगा, और राज्य के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये एक जो है अभियान शुरू किया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि 3 चरणों में लागू होने वाला आरोहिणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लैंगिक संवेदीकरण है। इसका उद्देश्य क्या है? आरोहिणी पहल का लैंगिक संवेदीकरण जो आरोहिणी पहल 3 चरणों में लागू होगा, उसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, आरोहिणी कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य लैंगिक संवेदीकरण है। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो 1 फरवरी 2023 से शुरू होगा। प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के 2 शिक्षिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेगी, जो फिर अपने विद्यालय की छात्र छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तो इस तरीके से एक पहल है आरोहिणी पहल, जिसके तहत ये किया जा रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए थे, इनका क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात की जा रही थी। अभी उनका भारत दौरा हुआ था 2 दिनों का। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है साबा कोरोसी, हंगरी के हैं, हंगरी से हैं। इनको बनाया गया है। हावा कोरोसी 77वें
अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के कौन से 77वें याद रखिएगा, 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। सितंबर 2022 में इनको जो है नियुक्ति किया गया था। सितंबर में पहली बार इन्होंने किसी देश की यात्रा की है, जब सितंबर में इनको नियुक्त किया गया था 77वें अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में। संयुक्त राष्ट्र 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के है ना अध्यक्ष के रूप में किया गया था। उसके बाद से इनका पहला दौरा है ना, पहली बार इन्होंने दौरा किया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। शाबा कुरैशी हंगरी से हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो भारत यात्रा पाए थे। तो ये बातें आपको याद रखना है और ये अध्यक्ष का नाम पूछा भी जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। 3 दिनों की भारत दौरे पर आए, आप इसको देख सकते हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं। अरिंदम बागची हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? अरिंदम बागची। इन्होंने ही घोषणा की थी, इनके बारे में सूचना दी थी कि 3 दिनों की यात्रा पर आ रहे हैं शाबा कुरैशी। डॉक्टर एस जयशंकर साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर उन्होंने बात किया। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के मूल सिद्धांतों पर भी और भाईचारा बढ़ाने के लिए भी इन्होंने तो याद रखेंगे। ये जो है 3 दिनों की यात्रा पाए थे, 29, 30 और 31 जनवरी महीने के लास्ट में आए थे। शाबा कुरैशी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस देश की टीम ने महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण जीत लिया है? पहली बार T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ है ना 2023 में। और इसको किसने जीता? देखिए किस देश की टीम ने महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण था, पहली बार खेला गया था, यहीं से शुरू हुआ है, संस्करण जीता है, पहला संस्करण। तो ये जीत लिया भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर, भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। टूर्नामेंट जीत लिया है, 7 विकेट हराकर टीम जीत लिया है। कप्तान भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा हरियाणा से हैं। शेफाली वर्मा थी, तो शेफाली वर्मा हरियाणा से हैं। और भारतीय टीम जो भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तान जो है शेफाली वर्मा थी। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ है ना, और इसको जीता है भारत ने, जीत लिया है। याद रखेंगे आप लोग, भारत ने इसको जीत लिया है अंडर 19 T20 विश्व कप। इंग्लैंड को 7 विकेट टूर्नामेंट जीते। टीम इंडिया ने विश्व कप के पहले संस्करण जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा जब शुरू हुआ था पुरुष T20 विश्व कप भी शुरू हुआ था 2007 में, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला ही संस्करण जीता था। अब हम देखेंगे इसमें कि महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप कहां खेला गया। महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कहां खेला गया? तो यह संस्करण जो है दक्षिण अफ्रीका में खेला गया है। कहां खेला गया है? आयोजन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ।
ये याद रखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। खिताबी मुकाबला पोत्सफेस्ट्रम के मैदान पर खेला गया, पोत्सफेस्ट्रम के मैदान पर। फेस्ट्रम के मैदान पर खेला गया है ना। तो खिताबी मुकाबला इंग्लैंड के और भारत के बीच खेला गया इस मुकाबले पर। तो भारत ने जीत लिया है पहला अंडर 19 T20 विश्व कप। किस देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल, किस देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है? एक तो ऐसे ही महंगा था, दूसरा और बढ़ा दिया। तो यह फैसला लिया है पाकिस्तान की सरकार ने लिया है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब जो है वहां पेट्रोल जो है, पेट्रोल जो हो गया, पेट्रोल पाकिस्तान में जो पेट्रोल हो गया 249 रुपए है ना के आसपास हो गया। और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत हो गई, डीजल की कीमत जो हो गई 262 रुपए है ना। और केरोसिन जो वहाँ है बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन वहाँ केरोसिन की कीमत है, केरोसिन तेल जो है उसकी कीमत जो है 186 रुपए के आसपास है। पाकिस्तान में मिट्टी का तेल 186 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो वहाँ पर पाकिस्तान में ये सब महंगाई वहाँ चरम पर है। पाकिस्तान में ये सब महंगाई वहाँ चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 रुपए बढ़ा दिए उसने। 187 रुपए जो है वहां पर तेल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत 189, हल्के डीजल की कीमत 187, ये सब चल रहा है। 186 नहीं, आप देखेंगे ये 189 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत 189 रुपये है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और इस तरीके से ये जो है उसने ऐसे बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें सुबह 18 रुपए केरोसिन और हल्के डीजल के तेल में भी बढ़ाया है। 18 रुपए केरोसिन और हल्के डीजल के में भी बढ़ाया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के जो पीएम हैं शाहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ, और पाकिस्तान का जो राजधानी है इस्लामाबाद है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। भारत को किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की है? किस वर्ष तक कुष्ठ रोग समाप्त करने के उद्देश्य से योजना शुरू किया है? किस वर्ष तक? तो भारत किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को समाप्त कर देगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, 2027 तक भारत कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए संकल्प है, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले 5 सालों में भारत में कुष्ठ रोग समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। हम संपूर्ण सरकार पूरे समाज के समर्थन से जो है ना, हमारे स्वास्थ्य मनसुख मंडाविया ने यह घोषणा की है ना। तो 2027 तक कुष्ठ रोग मुक्त, 2027 तक कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत बनाना लक्ष्य है। कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि 2027 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बना दिया जाएगा। तो 2027 तक इसको लक्ष्य रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अभी आप लोग बताइए किस डेट को कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? भारतीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने प्रदर्शनी में किन राजवंशों को शामिल करने के लिए खारिज कर दिया? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने किन राजवंशों को
है ना, प्रदर्शनी में किन राजवंशों को शामिल करने के लिए खारिज कर दिया, मना कर दिया कि प्रदर्शनी महबूस राजवंश को शामिल नहीं किया जाएगा। तो मुस्लिम राजवंश, है ना, इसका जवाब हो जाएगा मुस्लिम्स। अब मुस्लिम राजवंशों को जब भी प्रदर्शनी लगेगी, हिंदू, मराठा, सिख, ये सबको प्रदर्शनी लगेगा, लेकिन मुस्लिम राजवंशों को नहीं लगेगा। उन्होंने ये इसलिए कहा कि मुस्लिम राजवंश मूल रूप से भारतीय नहीं है और भारतीय न होने के कारण ही उनका भारत से ज्यादा संबंध नहीं है, इसलिए उनको प्रदर्शनी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तर्क देकर इसको जो है किया गया। तो मुस्लिम राजवंशों को अब जो प्रदर्शनी में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय वायुसेना नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है, एपी सिंह, बी इज द राइट आंसर। एपी सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख, है ना, याद रखिएगा। एपी सिंह को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। अमनप्रीत सिंह, इन्होंने संदीप सिंह का स्थान लिया है। इनका नाम है अमनप्रीत सिंह ने संदीप सिंह का स्थान लिया है। संदीप सिंह का स्थान लिया है, संदीप सिंह का स्थान लिया। तो ध्यान रखिएगा, नया उप प्रमुख जो है एपी सिंह अर्थात अमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। अमनप्रीत सिंह ने संदीप सिंह का स्थान लिया है, यह भी याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? प्रमुख एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कौन है? तो विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, बी आर चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिए, एपी सिंह इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, ये कर दिया है मुरली विजय। बिल्कुल सही जवाब होगा। मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय जो है टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय, ये CSK से खेला करते थे, IPL में भी खेला इन्होंने, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, जो धोनी जिसके कप्तान हुआ करते थे। तो मुरली विजय जो है ना CSK से खेला करते थे, CSK की तरफ से भी ये खेला करते थे मुरली विजय, है ना। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा कर दी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसकी सिफारिश की है? संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग कंट्रोलर जनरल DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसके नियुक्ति की सिफारिश की है? किनको नियुक्त किया जाए? तो इसका उत्तर राजीव सिंह रघुवंशी इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, राजीव सिंह रघुवंशी इसका सही जवाब होगा। UPSC संघ लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, IAS IPS वगैरह के एग्जाम वही लेती है, तो उसने राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्ति के लिए क्या किया है? इनके नाम की सिफारिश कर दी है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत का औषधि DCGI होगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI नहीं, इसको हम बोलेंगे DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश किया है UPSC ने। तो इस तरीके से इनको नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित की, जिसमें 4 दावेदार डॉक्टर BG सोमानी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर जय प्रकाश थे। तो उनमें से इनको नियुक्त किया गया है। पिछले साल 11 नवंबर को DGCI के रूप में BG सोमानी का कार्यकाल खत्म हुआ था, है ना। BG सोमानी की जगह इनको नियुक्त किया जाएगा। BG सोमानी की जगह इनकी नियुक्ति होगी। जो पिछले साल नवंबर में वो रिटायर हो गए थे और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उनका जो है BG सोमानी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था।
तो उसके बाद से अब इनका जो है इनको नियुक्त कर दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। राजीव सिंह रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अब ये बन गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिए, इन सारे प्रश्नों को याद रखिए। कल फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।